तो फ्रेंड, संवैधानिक विकास के लेक्चर में आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले कौन थे? भारत सचिव, भारत राज्य सचिव थे। उस समय जब यह अधिनियम आया तो उस समय मार्ले भारत राज्य सचिव थे और मिंटो जो है वो कौन थे? वायसराय थे। इसलिए इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? देखिए, इसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं, पृष्ठभूमि पे थोड़ा सा चलते हैं। 1853 के अधिनियम में क्या हुआ था कि देखिए 1853 में गवर्नर जनरल और उसके कार्यकारिणी ये विधायिका और कार्यपालिका दोनों का कार्य करती थी, ठीक है। लेकिन 1853 के अधिनियम में इनके कार्यों को बांट दिया गया था, विधायिका और कार्यपालिका, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो विधायिका का कार्य कौन करते थे? ये जो कार्यकारिणी में जो 4 अन्य या जितने भी हो वो सहायक गवर्नर जनरल कार्य करते थे, क्योंकि इसकी संख्या बदलती गई है इसलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। इसमें कौन थे? कार्यकारिणी, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी प्लस और कौन थे? गैर सरकारी सदस्य। और इस गैर सरकारी सदस्यों में ही भारतीयों की नियुक्ति होती थी, ठीक है। इस गैर सरकारी सदस्य के पद पर ही भारतीयों की नियुक्ति अभी तक होती आएगी। क्लियर है? और ये कार्यकारिणी का काम कौन करता था? गवर्नर जनरल प्लस उसके जो कार्यपालिका का कार्य है वो कौन करती थी? गवर्नर जनरल प्लस उसके कार्यकारिणी। तो इतनी बातें हमने पहले ही देख चुकी है। फिर क्या होता है? 1800, अब देखिए यहाँ पर जो है गैर सरकारी सदस्यों की संख्या कितनी थी? यहाँ पर थी अब 6 सदस्य। क्लियर है? 6 सदस्य थे और प्लस 2 अतिरिक्त आप बढ़ा सकते थे यहाँ पे 1853 पर। अब देखिए 1861 में कैनिंग के द्वारा जो है वो पहली बार भारतीयों को इसमें स्थान दिया गया। बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव, ये 3 इसके सदस्य थे। और 1861 में ये बढ़ करके कहां तक हो गया था? तो 6 से 12, मतलब मिनिमम 6 सदस्य गैर सरकारी सदस्य होते थे और मैक्सिमम 12। ये क्या काम करते थे? विधि बनाने के लिए। अभी तक इनका कार्य क्या था? सीमित था। देखिए अब क्या हुआ? 1892 में इनकी जो संख्या है वो 10 से 16 निर्धारित की गई थी और इनको क्या अधिकार दिया गया था? यहाँ पर बजट पर बहस व प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया जा चुका था। प्रश्न पूछने का अधिकार, तो ये खंड हमने पढ़ लिया था। अब देखते हैं कि 1909 में क्या होगा, ठीक है। 1909 में ये होगा कि ये जो सदस्य संख्या है गैर सरकारी सदस्यों की जिसमें भारतीयों की नियुक्ति होती थी, ये 1909 में क्या हुआ देखते हैं। इसमें क्या हुआ? इनकी सदस्य संख्या बढ़ा करके 16 से 60 की गई। जो गैर सरकारी सदस्य है उनकी संख्या बढ़ा करके 16 से 60 तक की गई। मिनिमम 16 और मैक्सिमम 60। क्लियर है? और इन्हें बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इतनी सारी हमने बातें देखी अभी तक, पूरा मैंने रिवाइज करा दिया। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर देखिए, इसके कार्यकारिणी में अभी तक कोई भारतीय शामिल नहीं थे। इसके कार्यकारिणी में पहली बार कोई भारतीय शामिल हुए और उसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल की
कार्यकारिणी में पहले भारतीय कौन थे जो शामिल हुए, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, जो गैर सरकारी सदस्य थे उन्हें बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम में मिला, तो 1909 के भारत शासन अधिनियम में। क्लियर है? अच्छा, तो इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, अब देखते हैं इस अधिनियम में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। मतलब कि कोई क्षेत्र में मुस्लिम क्षेत्र घोषित करके वहां पर सीट निर्धारित की जाती थी और वहां किसी मुस्लिम्स को जो है वो टिकट मिलता था और उस क्षेत्र में केवल मुसलमान लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। ये अभी के आरक्षण जैसा नहीं है। अभी क्या है, कोई क्षेत्र को एसटी क्षेत्र घोषित किया गया, वहां किसी एसटी व्यक्ति को टिकट मिला, लेकिन एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल सभी जो है उसमें वोट डाल सकते थे। लेकिन उस समय आरक्षण का मतलब ये था, पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब ये था। तो क्लियर है? तो हमने 1909 के भारत शासन अधिनियम के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा? 1909 के भारत शासन अधिनियम में गैर सरकारी सदस्य के बारे में पढ़ा। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 1660 निर्धारित की गई और इन्हें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। ठीक है, और क्या पढ़े कि कार्यकारिणी में गवर्नर की पहली बार किसी भारतीय की नियुक्ति हुई और उनका नाम क्या था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्लियर है? और हमने ये पढ़ा कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। ये 3 पॉइंट पढ़े हमने 1909 के भारत परिषद अधिनियम में, जिसको मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम। अब पढ़ेंगे 1919 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, 1919 के भारत परिषद अधिनियम में सबसे पहली पॉइंट आपको याद रखनी है, ठीक है, कि यहाँ पर केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। अभी तक हमने देखा था जो परिषद थी जिसमें गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति होती थी, उसका क्या नाम था? केंद्रीय विधान परिषद। अभी हमने देखा जो नियम कानून बनाती थी, ठीक है, इसको 2 भागों में बांट दिया गया। एक था उच्च सदन और एक था निम्न सदन। ठीक है, तो ये जो केंद्रीय विधान परिषद थी जिसमें भारतीय लोगों की नियुक्ति होती थी, उसको 2 भागों में बांट दिया गया, उच्च सदन और निम्न सदन। उसी को कहते हैं हम द्विसदनात्मक व्यवस्था। क्लियर है क्या? ठीक, ये पहली पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट देखते हैं, प्रांतों में क्या किया गया। देखिए, प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया। द्वैत शासन प्रारंभ, ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया। द्वैत शासन कहने का मतलब इसके जो विषय है उसको 2 भागों में बांट दिया गया। एक था आरक्षित विषय और एक था हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में मुख्य विषय रखे जाते थे जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी जो कार्यकारिणी है वे नियम बनाते थे और ये किसी भी प्रकार से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। ये आरक्षित विषय थे जिसमें से वित्त, पुलिस, ये सभी महत्वपूर्ण विषय इसके अंतर्गत शामिल होते थे। हस्तांतरित विषय में शिक्षा, स्वास्थ्य, ये विषय शामिल होते थे और इसमें गवर्नर जनरल प्लस जो प्रांतीय मंत्री हैं
वो इसमें विधि बनाते थे। तो क्लियर है क्या? तो हमने देखा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें संघीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान। संघीय लोक सेवा आयोग की, दैट मीन्स यूपीएससी के गठन का प्रावधान आया था। इसमें गठन का प्रावधान आया था। ठीक है, और इसी के तहत 1924 में ली आयोग बना। ली आयोग बना और ये यूपीएससी का गठन कब हुआ? तो 1926 में। क्लियर है? देखिए, गठन का प्रावधान आया था 1919 के भारत परिषद अधिनियम में, लेकिन 1924 में इसके लिए आयोग का गठन किया गया और 1926 में ये जाकर के बना। तो ये बात थी। क्लियर है? अब देखिए, थोड़ा सा फिर से पीछे चलते हैं। 1858 में क्या बना था? कोड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको खत्म करके भारत राज्य सचिव और इनकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। भारत परिषद। ठीक है, ये भारत परिषद में कितने मेंबर थे? 15 मेंबर। 1909 के अधिनियम में इसके मेंबर की संख्या जो है वो कम कर दी गई, कम कर दी गई। ठीक है, और इसकी सहायता के लिए, ठीक है, भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए ये कहाँ थी? लंदन में थी। क्लियर है? इसको और केंद्रीय विधान परिषद को एक मत समझिएगा, ये लंदन में थी और जो केंद्रीय विधान परिषद थी वो भारत में थी, जिसमें भारतीयों की नियुक्ति हो रही है। क्लियर है? ठीक है, अब इसकी सहायता के लिए लंदन में 1919 में उच्चायुक्त का गठन किया गया। उच्चायुक्त का गठन का प्रावधान ये आया था 1919 के भारत शासन अधिनियम में। अगला पॉइंट है मताधिकार। चौथा पॉइंट है मताधिकार। देखिए, यहां पर प्रत्यक्ष निर्वाचन आया। प्रत्यक्ष जो है मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ, प्रत्यक्ष निर्वाचन। लेकिन ये जो प्रत्यक्ष निर्वाचन है वो बहुत सीमित आधार पर दिया जाता था। पीईटी से आप याद रख सकते हैं, मतलब प्रॉपर्टी संपत्ति के आधार पर, एजुकेशन शिक्षा के आधार पर और टैक्स के आधार पर। ठीक है, इनके आधार पर वोट देने का अधिकार था। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि मताधिकार यहाँ पर आई थी। क्लियर है क्या? ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ पे जो प्रांतीय बजट है। प्रांतीय बजट व केंद्रीय प्रांतीय बजट व केंद्रीय बजट को पृथक रखा गया। मतलब प्रांतों को यहाँ पर क्या दी जा रही है? स्वायत्तता प्रदान की जा रही है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये हमने पढ़ लिया 1919 का भारत परिषद अधिनियम को। ठीक है, अब देखिए, इस अधिनियम की जांच के लिए जो है लंदन में एक वैधानिक आयोग का गठन करने का प्रावधान था। वैधानिक आयोग गठन का प्रावधान था। ठीक है, इसकी जांच के लिए कि क्या क्या विकास हुआ है। लेकिन आपको पता है कि ये 10 साल में गठन करना था वैधानिक आयोग को, लेकिन ये 1927 में गठित हो गई और भारत में आई 1928 में, और इसे साइमन कमीशन के नाम, साइमन आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसमें कोई भी भारतीय इसमें शामिल नहीं थे। इस प्रकार इसका बहुत ज्यादा जो है वो विरोध हुआ। ठीक है, साइमन गो बैक के नारे लगे, वो सब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम पढ़ चुके 1919 का भारत परिषद अधिनियम को। देखते हैं 1935 के अधिनियम में क्या होता है। देखिए,
1909 के अधिनियम में क्या हुआ, मुस्लिम्स के लिए पृथक निर्वाचन आया था। ठीक है, 1919 में क्या हुआ, मुस्लिम्स के साथ साथ, मुस्लिम के लिए तो आया ही था, यहां पे आया ईसाई, ठीक है, सिख, यूरोपियों के लिए जो है वो पृथक निर्वाचन आया था। और यहाँ पर पृथक निर्वाचन को और भी ज्यादा विस्तारित किया गया धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ पर मजदूर, उसके साथ साथ महिला वर्ग के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। तो क्लियर है, पहला पॉइंट हमने क्या कहा कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन है उसमें इन्होंने विस्तारित की, इसमें दलित भी शामिल थे, इसमें दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। ये हमने पहला पॉइंट पढ़ा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें दूसरा पॉइंट। देखिए, इसमें प्रांतों में दूसरा पॉइंट है कि प्रांतों से जो द्वैत शासन है उसको समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन स्थापित किया गया था। तो केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था स्थापित की गई। ठीक है, जिसमें से वही है आरक्षित और हस्तांतरित विषय रखे गए थे। मेन आरक्षित विषय गवर्नर जनरल प्लस उसके कार्यकारिणी जो है वो नियम बनाते थे, और इसमें गवर्नर जनरल प्लस जो मंत्री है वो नियम बनाते थे। इसमें साधारण विषय थे और इसमें महत्वपूर्ण विषय को शामिल किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, इस अधिनियम के तहत तीसरा पॉइंट ये है कि इस अधिनियम के तहत आरबीआई की गठन का प्रावधान था। तो इसके तहत आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1935 में, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को जो है वो आरबीआई का गठन किया गया था। अब इसमें अगला प्रावधान था अखिल भारतीय सेवाओं का। अखिल भारतीय संघ, माफ कीजिएगा, अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रावधान आया था इसमें। लेकिन इसमें क्या है कि देशी रियासतों ने इसमें रहने से मना कर दिया, इसलिए अखिल भारतीय संघ की जो परिकल्पना है वो खारिज हो गई। इसमें जो देशी रियासत थे, देशी रियासत शामिल होने से मना कर दी, शामिल नहीं हुए, जिसके कारण से ये जो अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई। अगला पॉइंट है इसमें राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग, जिसको हम लोग पीसीएस कहते हैं, उसके गठन करने का प्रावधान आया था। लोक सेवा का तो पहले ही आ गया, ली आयोग 1924 में, अभी अभी मैंने बताया। ठीक है, अब देखिए इसमें अगला पॉइंट है देखिए, इसमें मताधिकार का विस्तार किया गया। मताधिकार का विस्तार किया गया और 10% जो जनसंख्या थी उनको वोट देने का अधिकार इसमें प्राप्त हुआ था इस अधिनियम में। अब देखिए 1858 में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और जो डायरेक्टर थे, ठीक है, निदेशक मंडल, इसको समाप्त करके क्या बनाया गया था, भारत सचिव पद और भारत परिषद पद। भारत परिषद, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो भारत परिषद है इसको यहाँ पर खत्म कर दिया जाता है, यहाँ पर ये भारत परिषद जो पद है वो समाप्त कर दिया जाता है। ये एक पॉइंट हो गया। अच्छा, ठीक बात है भाई। अब देखिए इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान, स्थापना हुई थी
1937 में। प्रावधान आया था 1935 में, लेकिन बन के तैयार हुआ 1937 में। एक लास्ट पॉइंट याद कीजिएगा कि इसमें प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई थी। 3 विषय होते थे, संघ विषय, ठीक है, राज्य विषय और संघ विषय, राज्य विषय और समवर्ती विषय। समवर्ती विषय, संघ विषय पर संघ कानून बनाती थी, राज्य विषय पर राज्य कानून बनाते थे और समवर्ती विषय पर संघ राज्य दोनों कानून बनाते थे। आज भी यही प्रचलित है, ठीक है। तो इसका प्रावधान कहाँ से आया था? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, ठीक है। और इसमें अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट विषयों पर कानून कौन बनाती थी? तो वायसराय। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार वायसराय। अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट विषय वो विषय होती है जो इनमें नहीं रहती है, इनमें डिफाइन नहीं रहती है, ऐसे विषयों को अवशिष्ट विषय कहते हैं। इस दैट क्लियर है? तो हमने 1935 का जो अधिनियम है उसको भी कंप्लीट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो संवैधानिक विकास है वो टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।